नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हमारे केम IQ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज आपको हम चैप्टर नंबर 12 है, यानी 12th मैथ के चैप्टर नंबर 12 है, रैखिक प्रोग्रामिंग या फिर लाइनर प्रोग्रामिंग चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों पहले कि ये 4 अंक का चैप्टर है। पूरा जो भी चैप्टर है ये पूरा 4 अंक का है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो भी सबसे अंतिम वाला क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए हमारे जो ये 4 अंक का एक क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अब इसमें जो क्वेश्चन है मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो देखो आपको है ना, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ऊपर, एक लाइन सेम ही आएगी चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। ये वाली लाइन आपको एक सेम लाइन दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर। फिर आपको दिया होगा निम्न विरोधों के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको 2 दिए होंगे विरोध, 2 आपको समीकरण दी हुई होंगी। देखो इस प्रकार से कि कुछ भी दे सकता है अगला, ये भी 2x - 3y बराबर 10 दे दिया, या फिर बराबर नहीं आएगा, या फिर लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा उसके बाद में क्या करना है, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए प्रश्न किस प्रकार से आएगा एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। फिर आपको जो ये 2 वाले है ना, ये आपको ऐसे सेम का सेम ऐसे देगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, बस ये ऐसे ही दे रखा है। ओके, जैसे आपको कोई प्रश्न के अंदर लास्ट में दे नहीं रखता है क्या, x इज नॉट इक्वल 0 1, उस प्रकार से ये कुछ इसी प्रकार से है। बाकी आपको जो मेन जो आपको फोकस करना है वो इस पे करना है कि z बराबर, z का मान दिया होगा आपको, z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान या फिर अधिकतम मान। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो पूछेगा यहाँ पे आपको न्यूनतम मान या फिर पूछेगा आपको अधिकतम मान। तो मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। उसके बाद में आपको इससे 12वीं परीक्षा के एंड तक आपको दोबारा इस प्रश्नावली को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको आज ही इसको पूरी प्रश्नावली को क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, आज ही अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। अब देख ला, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम का पैटर्न के तरीके से बताऊंगा किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर करना है, ठीक है। आपके जो उदाहरण और जो आप देखेंगे उसमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है ना, आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है, ठीक है। आंसर लगा के आप जो ये विरोध है ना, ये हमको 2 समीकरण दे रखे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं S.T, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ST लिखते हैं। ओके, इसके बाद में जो ये वाला है ना कि z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान, तो आपको यहाँ पे लिखना है मिनिमाइज, और यहाँ पे लिखना है z बराबर आ जाएगा 200x प्लस के 500y। अगर यहीं पे आपको पूछता है कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तब यहाँ जो मिनिमम है, मिनिमाइज है, इसकी जगह पर क्या आ जाता, मैक्सिमम। ये वाला ये आपको ध्यान में रखना है। अगर न्यूनतम पूछे तो यहाँ पे क्या जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मिनिमम। ओके, अब इस प्रकार से हमने ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। हमने पहले विरोधों को लिख दिया दोनों को, उसके बाद में ये वाली लाइन लिख दी, उसके बाद में मिनिमाइज z बराबर 200x प्लस 500y। ये हमने आंसर यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ के नीचे आपको आंसर इस प्रकार से करना है। ओके, और ये साइड वाले को छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन के अंदर ही आ गया। ओके, अब नीचे आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर। असमीका कौन सी, ये वाले जो 2 असमीका है ना, इसको हमें किस में बदलना है, समीकरण के रूप में बदलने पर। तो नीचे लिख लीजिए कि असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर। असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर, ये वाले लिखने आपको। अब जो असमीका कौन सी आपकी, ये देखो, एक तो पहली तो ये आपकी असमीका है, और दूसरी आपकी ये वाली असमीका। इन दोनों असमीकाओं को आपको समीकरण के रूप में बदलना है। कैसे बदलना है, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे देखना है आखिरी वाली संख्या, जो ये देखो ये हमारा x का गुणांक है, ठीक है, और ये वाला आपका y का गुणांक है, ये 2 है जो। और उसके बाद में आपको दिया होगा एक अचर, या फिर आपको एक अचर दिया होगा, यानी कि कोई आपको संख्या दी होगी, उस संख्या को आपको, उस संख्या जो भी संख्या दी होगी 10 12 15 8 9 7 कुछ भी, उस संख्या का आपको x और y दोनों के गुणांक में भाग दे देना है। ओके, यानी कि आपको जो यहाँ बराबर में क्या लाना है, 1 लाना है, यानी 1 लाना है, इक्वल के अंदर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए आपको उसी संख्या का इसमें सभी समीकरण में, यानी समीकरण के दायां पक्ष या बायां पक्ष में दोनों में उसी संख्या का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x बटा 10 और प्लस के y 2y बटा 10 आ जाएगा। अब देखो 2y बटा 10 आ गया। अब 2 से 10 को काट सकता हूँ ना मैं, ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस प्रकार से y/5। ओके, ये आ गया। इसके बाद में इज इक्वल्स टू 1,
ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया किस प्रकार से निकालते हैं। ये देखो हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये हमारी अचर जो हमें कांस्टेंट दे रखा हो ना, कांस्टेंट वैल्यू जो भी दे रखी हो उसका हमें सभी पूरी जो समीकरण है उसके अंदर भाग दे देना और बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप हमें जो ये विरोधों को लिखना है, उसके बाद में हमको ये वाले ये दो चीज ये लिखनी है, उसके बाद में मिनिमाइज जेड या मैक्सिमम जेड लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर, और उसके नीचे आपको जो दो असमीका दी हुई होगी, दो ही दी हुई होगी, कोई में 3 भी दे रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, एकदम शॉर्ट तरीका है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब देख लो ये हमारी समीकरण पहली को बदल दिया है। अब हम दूसरी असमीका को समीकरण के रूप में बदलेंगे। अब देख लो, अब इसमें देखो कितने 24 का भाग देना है, ठीक है। तो 24 का भाग अगर 3x बट्टा 24 आ जाएगा तो हम इसको लिख सकता हूँ क्या, x बट्टे 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का अगर 24 में भाग देंगे तो 8 आएगा ना। तो इसी प्रकार से मैंने x बट्टा 8 लिख दिया, प्लस फिर y बाई कितना आ जाएगा 6, y बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये आगे ये आपको ये लेस देन ग्रेटर देन है, उसके चिन्ह को हटाकर इक्वल का चिन्ह लगा देना यहाँ पे, अगर आप समीकरण के रूप में बदलो तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 1 और 2 है, इसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, मेन अपना जो पोर्शन है क्या है, ग्राफ। आपको इसमें ग्राफ मिलेगी एग्जाम की तरफ से। मैं भी आपको बोर्ड एग्जाम दे के आया था, तब बताया था, मैं अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको कि आपको सबसे पहले तो ये देखो ये अंतिम क्वेश्चन ही आएगा, हर साल की तरह ये अंतिम क्वेश्चन ही आता है, और अंतिम क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ ही देगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर लगा के उस ग्राफ के अंदर, और पीछे की साइड में आपको ये एस्टेरिक देना है, फिर ये इतना पोर्शन लिख के फिर ग्राफ के इस साइड में आपको ग्राफ वाला जो पेज आता है ना जिसमें डब्बे बने होते हैं, उसमें आना है आपको, और उसमें आके उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्राफ बनानी है इस प्रकार से। ये वाली ग्राफ बना दी हमने, ठीक है। और ये वाला हमारा कौन सा हो गया, वाई एक्स हो गया, ये वाला हो गया हमारा एक्स एक्स, और ये माइनस के वाई एक्स, और ये माइनस के एक्स एक्स हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये थोड़ा पास लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आ गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा और आगे तो बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ पे आएगा 8 9 और 10, ये हमारा एक्स एक्स हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ में आपको देखो यहाँ पे स्केल की सहायता से आपको ग्राफ बना लेना उस डब्बों के बीच में, और आपको एक डब्बा छोड़कर 1 2 3 संख्या जो हम नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं उसी प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि देखो अब पहली असमीका को देखना है, यहाँ से देखो ये इस असमीका सॉरी यहाँ पे समीकरण को देखना है। अब समीकरण में देखो अक्ष के बटे में क्या है 10 है ना, तो आपको 10 देखना है, अक्ष पर क्या देखना है आपको 10 देखना है। तो 10 कहाँ पे है, ये रहा। तो इस पे आपको क्या करनी है, एक बिंदु कर देनी है, ठीक है, और बिंदु करके उस पे एक गोल गोल इस प्रकार से घेरा बना देना है। बना दिया ना। अब क्या करना है, अब आपको y पे देखना है, तो y के बट्टे में क्या है 5 है, तो आपको 5 वाले पे इसी प्रकार से एक बिंदु करना है और उस पे इस प्रकार से ये घेरा बना देना है, ठीक है। अब दोनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से, इस प्रकार से ये देखो ये मिल गई, ये मिल गई ना। अब इनके निर्देशांक लिख देने हैं, और निर्देशांक लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पहले x अक्ष वाले निर्देशांक आते हैं, उसके बाद में y अक्ष वाले निर्देशांक आते हैं। यानी कि x अक्ष पे यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे 10 पहले आएगा और y अक्ष वाला 0 बाद में आएगा, और यहाँ पे देख लो x अक्ष वाला 0 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल है, आपको वैसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देख लो ये हमने जो असमीका थी उसको समीकरण के रूप में बदला था, उसके साथ से में जो निर्देशांक है वो हमें मिल चुके हैं ना। अब आपको देखना है इस समीकरण के अंदर ये ग्रेटर देन का चिन्ह है या फिर लेस देन इक्वल का चिन्ह है, इसको देखना है आपको। तो ये देखो, अब देखो ये कौन सा चिन्ह है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। ग्रेटर देन चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि ये मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो इस तरफ खुला हुआ का मतलब हो गया कि ये संख्या है वो 10 से ज्यादा वाली है, यानी कि ये जो मान आएगा ना x + 2 आएगा वो कितने से ज्यादा आएगा 10 से ज्यादा आएगा। तो 10 से ज्यादा नहीं कंडीशन आ जाए ना कभी भी, तो यानी कि इसकी जो छाया बनेगी, इसकी जो मतलब परछाई बनेगी वो किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी 10 से ज्यादा, यानी कि ज्यादा की ओर बनेगी। तो इसकी परछाई कुछ इस प्रकार से बनेगी। आपको यहाँ पे करना क्या है, एक जो पेंसिल लेनी है उसको छिलके और आपको इस प्रकार से यहाँ पे रगड़ के देखो, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से करना है इसको, ठीक है। थोड़ा डार्क कर देना है, ओके, हल्का हल्का डार्क कर देना है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, ये इसकी परछाई चलेगी।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा विरोध लेंगे यानी, और उसके बाद में दूसरी असमीका लेके उसको समीकरण के रूप में बदला था, उसी प्रकार समीकरण रूप में बदलने के बाद हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अक्ष पे कितना है 8, ये 8 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद में y पर कितना है 6 है, तो 6 कहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को मिला दो, तो ये लो, ये मिल गए ना। अब इनके निर्देशांक लिख दो, तो पहले 0 आएगा, अच्छा आएगा, पहले हमेशा अक्ष वाला आएगा, तो अक्ष वाला कौन सा है इसमें, ये 0 है। उसके बाद में अच्छा ये देख लो, ये 0 है ना, यहाँ पे अक्ष वाला बिंदु ये वाला, ये इस रेखा पर 0 आ रहा है, और इस रेखा पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हमने 0 और 6 इसके निर्देशांक लिख दिए। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे निर्देशांक, 8 और 0, ये हमने लिख दिए निर्देशांक। अब इसके बाद में इसकी परछाई किस तरह बनेगी वो भी देख लेते हैं। अब देख लो, ये कहाँ पे गया, ये वाला, ये देखो 24 से कम वाली कंडीशन है, ये देखो मुंह इस तरफ खुला हुआ, यानी कि 24 बड़ा है, यानी 3x + 4y के मान से 24 बड़ा है। जो इसके 24 से कम, यानी कि जो आपके कांस्टेंट पद दे रखा हूं, आपको उसी पे फोकस करना है। ये लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह वाले में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आपको कांस्टेंट वाले चिन्ह पर ही ध्यान देना है, कांस्टेंट कौन सा है बस ये देख लेना है। अब कांस्टेंट देखने के बाद अगर कांस्टेंट से ज्यादा है, कांस्टेंट से ज्यादा मान आ रहा है, तब तो आपको परछाई वो बाहर की ओर बनेगी। अगर कांस्टेंट से कम आ रहा है मान, कांस्टेंट से कम आ रहा है मान, तो आपकी जो परछाई है वो अंदर की ओर बनेगी, यानी कि मूल बिंदु की ओर बनेगी। तो मूल बिंदु ये रहा, और इसकी तरफ ये परछाई बन जाएगी। तो ये कौन सी रेखा थी, इस रेखा की तो हमने बनाई थी। अब इस रेखा की किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे आ गया ना, अरे सॉरी भाई, ये इस वाली रेखा की तो हमने ऊपर बनाई थी ना, ये इस वाली रेखा की बनेगी। अगर आपको इसमें 3 विरोध दे रखे हो, यानी कि आपको 3 असमीका दे रखी हो, तो आपको 3 असमीका देख लेनी है। उसके बाद में तीनों असमीकाओं को हम समीकरण के रूप में बदल देंगे, और समीकरण के रूप में बदलने के बाद हम उसमें एक और ये निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, अगर यहाँ पे मान लो कि आ जाता x बटे 6 + y बटे 8, इस प्रकार से आ जाता, तो क्या हो जाता कि देखो कि यहाँ पे 6 आ जाता और यहाँ पे 8 आ जाता, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं थी। तो आपको 3 दे रखे हो, तो 3 के हिसाब से देख लेना है। उसके बाद में आपको मेन काम अब आता है आपका, क्या कि आपको देखना है कि इसमें उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है। यानी कि हमने दोनों की परछाई तो निकाल ली है, अब दोनों की परछाई, दोनों की मिक्स कहाँ पे हो रही है। तो ये देखो, पहले देखो ये वाली, ये इस रेखा, देखो ये वाली रेखा की देखते हैं। तो इस वाली रेखा की कहाँ पे आ रही थी, इस वाले के अंदर आ रही थी ना, और इस वाली की रेखा की इसके ऊपर जा रही थी। तो ये देखो, ये वाला देखो, ये तो सिंगल है अपना, ठीक है। इसका तो मतलब कि कोई सिर्फ एक रेखा की परछाई आ रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी किसी एक रेखा की परछाई आ रही है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, यानी यहाँ से अगर मैं इसको A दे दूं, और यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये 3 पॉइंट दे दूं, तो ये वाली जो है, ये वाला एरिया है, ये वाला उभयनिष्ठ है, यानी इस पर दोनों की परछाई पड़ रही है। तो आपको ये वाला क्षेत्र ही ज्ञात करना है, और इसके अंदर आपको A, B और C का मान ज्ञात करना है। तो C का मान तो देखो, आप नॉर्मली देखो यहाँ पे दे रखा है कितना है, 0 और 6। A का मान कितना दे रखा है आपको, 5 और सॉरी, यहाँ पे A का मान आ जाएगा आपका 0 और 5, ये वाला आपका A का मान आ गया। अब आपको B का मान ज्ञात करना है। तो ये मेन आपको दिक्कत आने वाली जगह है कि B का मान कैसे ज्ञात करें। अब देखिए B का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आपको ये वाली गलती कभी भी नहीं दोहरानी है कि B का मान आप इस प्रकार से देख लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये लगभग बार सही हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको इस पे आश्रित नहीं होना है, आपको देखना है कि ये इस 2 समीकरणों की सहायता से हम ये A और B का मान, सॉरी ये B जो निर्देशांक है उसका मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, दोनों समीकरणों को लिख लो या साइड में। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे दोनों समीकरण लिख देनी है। कौन सी देखो, x + 2y = 10। आपको लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों समीकरणों को लिखना है एक बार। और फिर उसके बाद में देखो 3x + 4y = 24। आपको ये देख लेना, समीकरण दोनों लिख ली। अब इसके बाद में आपको देखो छोटी क्लासों के अंदर या फिर आपने 9th 8th 10th 11th इन सारी चारों क्लासों के अंदर आपने ये चीज तो जरूर पढ़ी होगी कि 2 समीकरणों की सहायता से हम x और y का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, घटा के जोड़ के। तो सबसे पहले आपको इनमें से x या फिर y, इन दोनों में से किसी एक के गुणांक आपको सेम करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, तो मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करके यहाँ पे 4y दोनों को करके इसमें घटा के मान निकाल सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका कि अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3x आ जाएगा, तो उससे भी निकल सकता है। तो जैसे मैं समीकरण नंबर 1 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, और 3 से गुणा करके मैं नीचे
या फिर 2 से गुणा कर दो, ठीक है 2 से गुणा कर रहा हूँ एक बार कि y वाला मान निकाल दो। वैसे मान तो सेम ही आएगा लेकिन मैं एक बार 2 से गुणा करके निकाल रहा हूँ, आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। फिर देखो 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस के 4y, ये समीकरण नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 20 ये आ गया ना। अब क्या करना है हमें, समीकरण नंबर ये जो 1 है और ये 2 है, तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया जी, 4 आ गया। अब जो ये x का मान है ये हम समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो करिए, तो देखो 4 प्लस के 2y इज इक्वल टू 10 और 2y इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, ये 4 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो फिर y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये y का मान कितना आ गया, 3, यानी कि हमारे निर्देशांक कौन से आएंगे, b के, यहाँ पे तो आ गया देखो 4 और यहाँ पे आ गया 3। पहले x वाले निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये जो अक्स वाले जो मान है वो हमें पहले ही लिखना है। अब देखिए ये हमारा 4 3 आ गया, लेकिन लगभग और जैसे मैंने अब यहाँ पे ये हमने ये लाइन खींच के देखा, लेकिन ये कई बार सही नहीं आता है, तो आपको इस प्रकार से निकालना है, मेरे कहने पे आप निकाल लेना, इसको साइड में निकालना है, इस प्रकार से लाइन खींच के निकालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना। फिर आप नीचे इसके नीचे आपको ग्राफ बनाना है, साइड में नहीं बनाना है ग्राफ आपको इसके नीचे, लेकिन वैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आपको ग्राफ दी होगी उसके अंदर बना लीजिएगा। फिर इसके बाद में इसके नीचे आपको लिखना है, इसकी सारणी बनानी है, मेन इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको आंसर निकालना है वो है सारणी का खेल। तो सारणी किस प्रकार से बनाती है आपको देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार आपके समझ में आ गया ना ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है सारणी बनाने के लिए, ये इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है, ये हो गई, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखनी है क्रम संख्या 1 2 और 3, फिर आपको लिखने हैं बिंदु या फिर निर्देशांक लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं जैसे इस प्रकार से लिखता हूँ सुसंगत क्षेत्र के निर्देशांक, ये आपको जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था उसके अंदर देखो ये इस प्रकार से ग्राफ बनाया था, फिर उसके अंदर एक रेखा इस प्रकार से थी, एक रेखा इस प्रकार से थी, इसका जो ये छाया थी परछाई थी, इसको हम बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं इसको, मतलब कि ओरिजिनल में वैसे हम इसको परछाई भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको मतलब किताबी भाषा के अंदर इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इसको बोलते हैं हम सुसंगत क्षेत्र। और ये वाला इस प्रकार से आया था इसको, तो नहीं सॉरी ये इस प्रकार से नहीं आया था, ये हमारा आया था, ये तो आया था इस प्रकार से और ये वाला आया था इस प्रकार से। तब ये वाला जो एरिया था हमारा, ये वाला उपनिष्ठ था, तो हमने इस प्रकार से बी का मान निकाला था, फिर हमने ए और सी का मान तो हमारे पास दे रखा था, तो अब इस प्रकार से हमने निकाला था। फिर आपको क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर देखना है कि ये हमारा बी बिंदु था, ये ए और यहाँ पे सी बिंदु था। बी का मान हमारा कितना आया था 4 और 3, और ए का मान कितना आया था, ए का मान हमारा था यहाँ पे 0 और 5, और सी का मान था हमारा 0 और, यहाँ पर देख के देख लेता हूँ, यहाँ पर 0 और 6, ये वाला हमारा 6 का मान था। इस प्रकार से निकाले थे ना हमने। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों बिंदुओं को एकदम मतलब क्रम वाइज लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है सुसंगत क्षेत्र के निर्देशांक लिख दो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो निर्देशांक लिख दीजिए, और निर्देशांक लिख के फिर यहाँ पे लिख दीजिए ए के कोष्टक में, और फिर बी के कोष्टक में, सी और सी के कोष्टक में। ए का मान कितना है 0 और 5, फिर बी का मान कितना है 4 और 3, फिर सी का मान कितना है हमारा 0 और 6। फिर इसके बाद में आपको लिखना है मिनिमाइज जेड या मैक्सिमम जेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे मिनिमाइज जेड या मैक्सिमम जेड जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि जेड का मान, या फिर आपको जेड बराबर ये हमारा मान कितना था 200x प्लस 500y, ठीक है। जेड बराबर 200x प्लस 500y का मान, इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। तो आप जेड का मान किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे x और y का मान रखना है, फिर z का मान जो भी है वो लिख दीजिए, यानी कि इसमें z बराबर क्या आएगा, तो x का मान देखो कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है, ये देखो 0 दे रखा है ना x का मान, ये x का हो गया, ये y का हो गया, ये x का हो गया, ये y का हो गया, ये x का हो गया, ये y का हो गया। तो इसमें x का मान कितना दे रखा है आपको 0 और y का मान 5, तो 5 को हम 500 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2500, 2500 आ जाएगा। और यहाँ पे z का मान देखेंगे तो ये z थोड़ा ठीक से लिख दूँ मैं, ये z। अब देखो 4 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा, और 3 को 500 से गुणा करेंगे तो 1500, और 1500 और 800 कितने हो गए 2300, कितने हो गए 2300।
फिर इसके बाद में 0 और 6, तो 0 का मान यहाँ पे रखेंगे 200 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 500 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3000, कितना आएगा 3000। ये हमने 3 मान निकाले, ठीक है। अब आपको जाना है प्रश्न के अंदर, ये हमारा प्रश्न जो जितना हमें सोल्व करना था उतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मेन जो फोकस करना है यहाँ पे करना है कि मिनिमाइज है या मैक्सिमम है। मिनिमम दे रखा है, मिनिमम जेड दे रखा है, मिनिमाइज जेड दे रखा है, फिर मैक्सिमम जेड दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे मिनिमम जेड दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको जेड का मान किस पर मिनिमम आ रहा है वो देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो 2500, 2300 और 3000 में सबसे कम कौन सा मान है 2300, तो ये हमारा क्या गया मिनिमाइज जेड। इसको आपको डार्क कर देना है और लिख देना है कि बी बराबर 4 3 निर्देशांक बिंदुओं पर जेड बराबर सबसे ज्यादा न्यूनतम मान आ रहा है, ये वाला लिख लेना। अगर आपको यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन दे रखा होता मैक्सिमम जेड वाला क्वेश्चन दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है कि इसमें मैक्सिमम मान देखना है। तो मैक्सिमम मान कौन सा आ रहा है 3000 आ रहा है, 3000 आ रहा है। तो 3000 कौन से बिंदुओं पर आ रहा है, सी बिंदु 0 और 6 पर आ रहा है, तो ये वाला इसमें ये वाला हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कि अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला कोई भी यानी कि ऐसा कोई भी इस पूरी रेखिक प्रोग्रामिंग प्रश्नावली के अंदर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें 10.1 प्रश्नावली के आएंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ना तो आपको विविध पढ़नी है, नहीं आपको 10.2 प्रश्नावली, सॉरी ये हमारी प्रश्नावली है 12वीं प्रश्नावली, तो ना तो आपको 12वीं प्रश्नावली विविध पढ़नी है, नहीं आपको 12.2 पढ़नी है। आपको सिर्फ 12.1 और 12.1 के उदाहरण पढ़नी है, जिसमें 12.1 के उदाहरण हमारे 5 उदाहरण है और इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं 12.1 प्रश्नावली के अंदर। तो इन 15 क्वेश्चनों के अंदर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर छपने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही कंडीशन बता दी थी आपको, और ये इस प्रकार का आपका एग्जाम का पैटर्न है। मैं आपको दोबारा एक बार बोल के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको विवरणों को दोनों को असमीकाओं को लिखना है। असमीकाओं के नीचे ये वाली आपको 2 चीज दे रखी होंगी, इन दोनों मानों को लिख लेना है। इसके बाद में आपको नीचे लाइन लिखनी है कि असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर, फिर आपको दोनों जो असमीका दे रखी है इनको आपको समीकरण के रूप में बदल लेना है। समीकरण के रूप में बदलने पर जो अक्ष के बट्टे में है उसको अक्ष के ऊपर ग्राफ के अंदर लिखना है, और जो y के नीचे में है उसको y में, और दोनों रेखाओं को आपस में मिला देना है। और मिला देने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें ये जो आपको छायांकित भाग निकालना है, या फिर आप इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, जो उभयनिष्ठ आता है इनके बीच में दोनों के सुसंगत क्षेत्र, जैसे कि आपको देखना है कांस्टेंट वाला पद देखना है आपको, मेन इंपोर्टेंट, यानी कि कांस्टेंट से कम आ रहा है तो यहाँ पर जो मान है वो मूल बिंदु क्या रहेगा सुसंगत क्षेत्र। अगर वही कांस्टेंट से वैल्यू अगर आपकी ज्यादा हो रही है x प्लस वाई की, तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा मूल बिंदु से बाहर की ओर बनेगा सुसंगत क्षेत्र, इस बात का ध्यान रखना है। फिर दोनों के सुसंगत क्षेत्र बना के आपको क्या करना है हल्की हल्की पेंसिल से डार्क कर देना है, ठीक है। फिर जो आपको उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों का सुसंगत क्षेत्र एक समान हो, मतलब कि इसका भी आ रहा है और उस दोनों रेखाओं का आ रहा है, तो उसको आपको थोड़ा ज्यादा डार्क कर देना है। उसमें बिंदु लिख देना है आपको ए बी सी, इस प्रकार से जैसे मैंने लिखे। फिर आपको इसमें बी का मान निकालना है, दोनों असमीकों के रूप में, दोनों असमीकों को प्रयोग करके फिर बी का मान निकाल के फिर ये आपको सारणी बनानी है, और सारणी मान के अगर मिनिमम मुझे तो मिनिमम मान, अगर मैक्सिमम मुझे तो मैक्सिमम मान। बस एकदम सिंपल प्रश्नावली है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे एक बार कमेंट करके देखना, मैं आपके साथ हमेशा साथ में खड़ा हूँ। 12वीं तक का अगर आपको कोई भी प्रश्नावली पहली दूसरी तीसरी चौथी यानी कि सारी जितनी प्रश्नावली है ना आपकी 12वीं 12th की, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई भी हिंदी इंग्लिश कहीं पर भी आपको डाउट आ जाए ना तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर एक विषय की आपको क्लास जरूर उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।